मेरे जीवन में मेरे सफलता में सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गुरु खान सर को मानूंगा। सही से ईमानदारी से मैंने कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। पहली बार जब क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था उस समय MS धोनी आए थे पहली बार, तो मैंने उनके ज़रिए मैं क्रिकेट में काफ़ी सीखा। हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत की होनी चाहिए। आपके भोजपुरी में फेवरेट सिंगर पवन सिंह ही रहे। हाँ जी, मानूंगा क्योंकि मैं उससे एक बार मिल भी चुका हूँ। खान सर के वीडियो से ही सोना और उन्हीं के वीडियो हेडफोन लगा के उठना कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। क्या आपके फेवरेट हीरो सलमान खान है? जी कह सकते हैं, क्योंकि उनका मूवी तो जो भी आता है ज़बरदस्त आता है। एक बच्चों की वजह से सारे बच्चों को पनिशमेंट मिल जाता था। हाँ जी, फौज का एक रूल है, एक की गलती सबकी गलती का। जब मूवी आया था तो उस मूवी से मैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हुआ जी। ट्रेनिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 4 घंटे लगातार सो लिए तो आप बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। उन्होंने ना हिम्मत हारा और ना ही कोशिश छोड़ा। और उसके बाद मैं योगदान मानूंगा तो मेरे बड़े भैया, जिन्होंने ऐसे घोड़े पे दाव लगाया जो कि एक लंगड़ा अपाहिज घोड़ा था। सोशल मीडिया जो है आजकल के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो नाकामयाब बनने के लिए। तो अभी मुझे विराट कोहली अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी देश की ज़रूरत पड़ने पे वो खड़े उतरते हैं। कोई बाप जिसका बेटा इस देश की सेवा करे, उससे बड़ी खुशी के बाद उस बाप के लिए नहीं हो सकता है। प्राइवेट जॉब भी किया हुआ है। दिल्ली में मैं भैया से छुप के मैं SBI क्रेडिट कार्ड में जॉब करना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा योगदान हम मानेंगे टेक्स्ट बुक ऐप का। टेक्स्ट बुक ऐप, बाथरूम में भी पढ़ाई करते थे। हाँ जी, बाथरूम में भी मैं हिंदी का सेट लगाता था। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। कसम खाया उस टाइम की मैं फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप तभी ऑन करूँगा जब मेरे सर पे वर्दी होगा। लेकिन मैं हॉल में बस एक बार ही मूवी देखने गया हूँ, प्रेम रतन धन पायो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मिस किया ट्रेनिंग में जाके। मैं दुर्गा पूजा आ नहीं सका, मेरा 9वीं के दिन ही फाइनल कसम परेड था। मेरे दोस्त, मेरे गांव के लड़के ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में। फिर जो जुनून आता था भोजपुरी में, मैं भक्ति सॉन्ग पवन सिंह का अच्छा लगता है, जैसे छठ पूजा का गाना हुआ। टोटल 9 जगह मेरा रिजल्ट आया था। SSC GD फर्स्ट था, रेलवे ग्रुप D था, ITBP टेलीकॉम कांस्टेबल था, ITBP हेड कांस्टेबल था, ITBP ट्रेडमैन था। और जब मैं किसी को प्रणाम करता था तो वो बोलते थे कि भगवान करे कि तू जल्दी तोरा नौकरी मिले। घर मेरे माँ बाप से पहले तो मेरे लिए भारत माँ है। कहूँगा कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर जा रहा हूँ और मेरे सामने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान। मैं पूरे 1 साल तक ले तैयारी के दौरान मैं नहीं होली मनाया, ना दिवाली मनाया, ना ही छठ पूजा में घर आया, ना दुर्गा पूजा में आया, ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मम्मी खाना बना के देती थी, 2 टाइम का खाना, सुबह का और शाम का खाना ले जाते थे। साउथ की तो साउथ का भी मुझे बहुत पसंद है, अल्लू अर्जुन और प्रभास। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला भैया एक सेल्फी ले लें, तो बोले कि बाथरूमों में सेल्फी ले बका। सूरज तो फिर भी चमकेगा, क्या हुआ जो सर पे ताज नहीं। जो सपने देखना जानते हैं वो आँखों के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो की आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैं जो शख्स से मिलाने जा रहा हूँ वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत और परिश्रम के बदौलत वो जिन मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उन मुकाम को हासिल किया। और उन्हीं जाबाज वीरों के कारण मैं और आप इस जगह पे सुरक्षित हैं, सही से सो पा रहे हैं, चैन की नींद से सो पा रहे हैं, सही से खा रहे हैं, खेल रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए मैं उन शख्स से मिलाना चाहूँगा। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ सर। तो मैं आपसे आज सवाल कुछ करूँगा, उसका जवाब आपको अपने अनुसार से देना है और सटीक देना है और थोड़ा मतलब विस्तार में बताना है आपको। तो मैं देर न करते हुए आपसे सवाल करूंगा, आपका बचपन कैसा गुजरा बाकी लड़कों की अपेक्षा? बचपन तो जैसे और लड़कों का गुजरता है वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग था हमारे जीवन में। जैसे कि हमें घर से निकलने का कोई ज़्यादा आज़ादी नहीं था। सुबह से शाम तक घर में रहना पड़ता था। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का था, वो उसी के साथ खेलना बैठना रहता था। शाम में 2 घंटे मिलता था क्रिकेट के लिए, बाकी दिन में एक गाय था घर पे जिसके लिए मुझे गोबर निकालना और उसको खाना खिलाने का जिम्मेदारी था। और इसके अलावा मुझे कभी स्कूल जाने का परमिशन नहीं मिला 8 क्लास तक, क्योंकि पापा को ऐसा लगता था कि स्कूल में बच्चे जाने से बिगड़ जाएंगे।
मैं पहली बार फर्स्ट का एग्ज़ाम देने स्कूल गया, तो उस समय मुझे इन दुनिया में लड़के के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं वहाँ जाके डर गया। तो मैं वहाँ पे बोला हेड मास्टर से कि सर मुझे ना लिखने आ रहा ना पढ़ने आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास में मुझे फ़ेल कर दिया गया। मैं फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम मैं सेकंड बार दिया और मैं पास किया। जब मैं पहली बार मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो उस टाइम तक मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। तो मेरे पापा बोला करते थे कि मेरा भाई जो था बहुत पढ़ने में तेज़ था। तो मेरे बाबा बोलते थे कि मेरा भाई हेलीकॉप्टर से जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा और मैं नीचे गोबर काढ़ूँगा, तो मैं ऊपर देखूँगा तो मुझे टॉफ़ी गिराएगा। आज मुझे बहुत दुःख है कि आज मेरे बाबा नहीं हैं। अगर आज वो रहते तो उनको आत्मा को बहुत शांति मिल रहा होगा ये देख के कि उनका पोता आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और जब मैं 10th का एग्ज़ाम आया मेरा पास, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं एक गांव से था, वहां पे ना पढ़ने का साधन, ना लाइट, लालटेन दिए के लाइट में पढ़ते थे और ना ही कोई साधन था। आज तो ऑनलाइन है, सब कुछ है, टीचर से पूछ सकते हैं। उस टाइम ना कोई टीचर था, ना कोई किसी से डाउट क्लियर कर सकते थे। बस एक सर थे जिनसे बचपन से पढ़े 6 क्लास तक, उसके बाद उनसे भी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाया, खुद से पढ़ना लगे। जब 10th का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो सुबह में उस समय लाइट नहीं हुआ करता था, तो वो जो गला बैटरी होता है उसको गोबर गैस बना के दिन में चार्ज करके सुबह में 4 बजे उठ के मच्छरदानी के ऊपर लाइट को रख के और मच्छरदानी के नीचे पढ़ा करते थे। उससे लगभग 2-3 मंथ तक पढ़े तो 10th में सेकेंड डिवीज़न से बहुत मुश्किल से पास कर पाए, क्योंकि पटना सेंटर था, बहुत हार्ड एग्ज़ाम था। तो मुझे बोला गया कि लास्ट इंटर है, अगर इंटर हम पास कर लेंगे तो मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जब इंटर का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो 2 साल मुझे पटना पढ़ने के लिए भेजा गया। तो पटना में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे ही टाइम पास में जीवन व्यतीत हो गया, क्योंकि पहली बार मुझे घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिली थी। तो मैं उस आज़ादी के चक्कर में अपने जीवन को जीने की खुशी में अपने जो मंजिल था उसको भूल गए। और मैं डेली ट्यूशन कोचिंग जाता था और दिन भर लैपटॉप पे मूवी देखता था और खाना बनाता था। बस 3 ही काम था। हाँ, चौथा काम भी था कि सैटरडे को घर पे आना, घर के लिए मार्केटिंग करके सामान लाना, और मंडे को पटना के लिए आटा हो गया, हरा सब्जी हो गया, वो घर से ले जाना, क्योंकि उतना पैसा उस समय नहीं था कि खाना पीना भी ले जाते होंगे सर? हाँ जी, मम्मी खाना बना के देती थी, 2 टाइम का खाना, सुबह का और शाम का खाना ले जाते थे। और उस समय हम लोग साइकिल से ही पटना राजेंद्र नगर रहते थे, वहाँ साइकिल से ही अप डाउन कर लेते थे। और कभी कभी नाव का खर्च बचाने के लिए, नाव का उस समय 2 रुपया किराया हुआ करता था, तो नाव से हम नदी पार करके जाते थे। मतलब 20 से 25 किलोमीटर आप साइकिल से चले जाते थे? हाँ जी, वो भी सामान के साथ, कम से कम 20-30 केजी सामान हुआ करता था, आटा सब्जी। उस समय नाव का 2 रुपये किराया था, वो भी किराया हम लोग बचा लेते थे। अगर कोई गाँव के बड़े बुजुर्ग मिल जाते थे तो उस समय क्या था कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग के साथ कोई बच्चा है तो उसका टिकट नहीं लगता था, तो हम लोग उनके साथ बोलते जाते थे का चाचा का हाल बा, और उनको बोलते हुए उनके साथ निकल जाते थे। उन्हीं के किराए में हम लोग का किराया हो जाता था। अगर बाई द वे कभी ऑटो से भी आते थे तो ऑटो का किराया 11 रुपये होता था, तो उसको 10 रुपये देते थे कि भाई चेंज नहीं है। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल से मतलब पढ़ाई किए। लेकिन हाँ, उस समय सीरियस नहीं थे पढ़ाई के प्रति, तो इंटर अच्छा नहीं हुआ। इंटर का लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी से हुआ, तो सेकेंड डिवीज़न से इंटर पास किए। उसके बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखा के मैं तैयारी करने लगा। मेरा उस समय से ही मकसद हो गया कि मुझे आर्मी में जाना है। तो लगभग 2015 से 2021-22 तक 6-7 साल तक मेहनत किया, लेकिन सही से ईमानदारी से मैंने कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। बस लोग को लगता था कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे थे। गांव में भी लोग को लगता था कि ये बाहर पढ़ रहा है तो बढ़िया करेगा, लेकिन हम उस टाइप का पढ़ाई नहीं था। आप अपने पढ़ाई से बिल्कुल ही खुश नहीं थे? नहीं, मैं दिखावे के लिए पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग खुश हैं। मेरा हाइट बहुत हो चुका था, तो लोग को लगता था कि हम फौज में जाएंगे। लेकिन मैं रिटेन का तैयारी नहीं कर रहा था, फिजिकल कर रहा था तैयारी। मैं एक कैंप में भी नागपुर में एडमिशन लिया था, टेंगो चरली में। वहाँ फिजिकल का तैयारी अच्छा था, लेकिन रिटेन का नहीं था। और मेरे साथ एक लोग कहते हैं किस्मत, तो मेरे साथ ऐसा किस्मत था कि जब मेरा कोई बिहार पुलिस का फॉर्म भरता था, तो बिहार पुलिस का रिटेन का एग्ज़ाम पहले होता है, तो उस टाइम हम फिजिकल की तैयारी करने नागपुर चले जाते थे। और जब आर्मी का दौर आता था नवंबर-दिसंबर महीने में, तो उस टाइम हम रिटेन की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले जाते थे। तो ये मेरा किस्मत था, जो कि मतलब आप आर्मी का जो फौज का जो ट्रेनिंग होता है वो पहले ही कर चुके थे? हाँ जी, उतना तो नहीं, लेकिन नागपुर में नॉर्मल तरीके से हार्ड वर्क था, फिजिकल कराया जाता था, पीटी सुबह में कराया जाता था, उसी के जैसा था। तो उससे मुझे काफ़ी मिली राहत, जिससे मैं फिजिकल पास हो सका।
तब अभी आप जो आपने ट्रेनिंग पास करके अभी आपने घर पे आया है, तो ट्रेनिंग में तो आपको काफ़ी आसानी हुआ होगा। कैसा रहा ट्रेनिंग? जो मान लीजिए कि हम जो वीडियो में देखते हैं, हम लोग के पास जो वीडियो आती है, उस वीडियो में और वहाँ जो आपको ट्रेनिंग करवाया गया, दोनों में अंतर क्या रहती है? जी, वीडियो में केवल दिखाया जाता है वो खुशी का पल, वो अच्छे पल, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो रियल ट्रेनिंग होता है, जो रात भर जगना पड़ता है, जो कितना रात बिना सोए गुजारे हों, फिर भी सुबह दिन भर हँसते हुए, मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग किए हैं। जितना रगड़ा, जितना हार्ड वर्क जो दिखता नहीं है कैमरे के पीछे, जो केवल जो किया है ट्रेनिंग उसी को पता है कि जब दिन भर ट्रेनिंग करके थके हारे बेड पे आते थे सोने, तो पता चलता था कि 10 साढ़े 10 तो सोने का टाइम था और 12 से 2 ड्यूटी है और फिर 3:30 में उठ के फिर वही ट्रेनिंग करना है। तो उस टाइम कभी-कभी आँख में आँसू आ जाता था कि पता नहीं कब वो दिन आएगा कि मुझे एक रात सुकून का नींद सोने को मिलेगा। और वही सैटरडे रात जब सोने का दिन आता था कि सैटरडे रात पूरा सोएंगे, संडे को दिन भर कोई वर्किंग नहीं रहता था, तो उस सैटरडे के रात में कोई लड़का कोई गलती कर देता था, उसके वजह से पनिशमेंट मिलता था। तो रात भर बक्सा पेटी पे 20 किलो वेट पेटी में भरा हुआ और सर पे लेकर रात भर घूमना पड़ता था। मतलब एक बच्चों की वजह से सारे बच्चों को पनिशमेंट मिल जाता था। हाँ जी, फौज का एक रूल है, एक की गलती सबकी गलती, ताकि सब एक दूसरे से एकजुट होकर रहें। तो आपने बताया कि कभी भी सोने का टाइम नहीं मिलता था, तो कितना घंटा आप 24 घंटा में सो पाते थे ट्रेनिंग में? जी, ट्रेनिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 4 घंटे लगातार सो लिए तो आप बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। तो ऐसा तो मुझे कभी-कभी मौका मिला जो कि 4 घंटे हम लगातार सो पाएँ। कभी-कभी वीक में 1 दिन मिल जाता था, तो उस दिन काफ़ी मन शांत रहता था। ऐसे दिन में हम लोग वो इंस्टॉलमेंट में नींद को पूरा करते थे। क्लास में 10 मिनट गैप है तो खड़े-खड़े सो जाते थे, कभी बैठे-बैठे सो जाते थे। उसमें पनिशमेंट मिलता था सोने के लिए, फिर भी नींद इतना आता था कि उसका कोई जवाब नहीं। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि बगल वाले को बोलते थे कि मुझे मार थप्पड़, मुझे नींद आ रहा है, मेरा कान खींच, मुझे चींटी काट। कभी-कभी कोई नहीं रहता था तो खुद से चींटी काटते थे, खुद को जगाने के लिए। क्योंकि अगर जगेंगे नहीं तो वीकली टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, अगर वीकली टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो फिर 1 वीक तक लगातार नाइट ड्यूटी लगेगा। मतलब आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया भी जाता था? हाँ जी, जितना लगता है कि फ़ौज के लिए फ़िज़िकल जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा रिटेन ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के फ़ौज बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं। हर जगह मुझे जैसे सीसीटीवी कैमरा बॉर्डर पे लग चुके हैं, तो उसकी निगरानी के लिए अलग-अलग तरह के नए हथियार आ चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए डिजिटल माध्यम से और सामने टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता था और उन चीज़ को याद भी कराया जाता था। रात में 8 से 10 स्पेशल जैसे हम लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं, तो वैसे 8 से 10 बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था, ताकि जो दिन में पढ़े हैं भूले नहीं। लेकिन एक और सवाल आपसे रहेगा, आप बीएसएफ में चले गए, फौजी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्व अगर किसी को होता है तो अपने बेटे पे गर्व ज़्यादा पिता को होता है। तो आप फौज में जाने पे, आपको बीएसएफ में जॉब हो जाने के बाद में आपको आपके पापा ने क्या बोला था? जी, बात ऐसा है कि अगर कोई बाप जिसका बेटा इस देश की सेवा करे, उससे बड़ी खुशी उस बाप के लिए नहीं हो सकता है। और जब पहली बार हमारे पापा को मैंने कॉल करके बोला, वो ट्रेन में थे, मैंने कॉल करके बोला कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है बीएसएफ में, तो उसी टाइम वो इतने खुश हुए कि उस ट्रेन में ही मतलब मिठाई खरीद के बाँटने लगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ही पापा नहीं, हर एक बाप जिसका बेटा आज देश की सेवा कर रहा है, उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी फादर अपने बेटे को प्रोत्साहित करें कि बाकी जॉब के अलावा फौजी बनना भी एक ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले देश की सेवा है, उसके बाद तो बाकी सब होते रहेगा। अच्छा, चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं। कैसे एंटरटेनमेंट के लिए आपको घर में सबसे ज़्यादा किससे प्यार मिलता है, मम्मी से या पापा से? जी, मेरे बचपन से मुझे ऐसा लगा है कि मेरे दोस्त जैसे पापा रहे हैं। मैंने जब भी मुझे पूरी दुनिया कोसता था कि मैं बिगड़ चुका हूँ, पापा का 2 लड़का, बड़ा लड़का गवर्नमेंट जॉब हो चुका था भैया का। अच्छा, आपके भैया भी गवर्नमेंट जॉब में हैं? हाँ जी, रक्षा मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दिल्ली में भी है। तो गांव में ऐसा लगता था कि उनका बड़ा लड़का सक्सेस कर लिया लेकिन छोटा लड़का नालायक निकल गया। गांव में नहीं, रिलेशन में भी ऐसा लगता था। तो मुझे एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा खुद को लगने लगा कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ
बन के दिखाना है, मुझे उन लोगों को मुंह पे ताला लगाना है जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नालायक निकल चुका है, ये बर्बाद हो चुका है, ये कभी कुछ सक्सेस नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए मैं इतना मेहनत किया, क्योंकि मैं इतना पढ़ने में तेज़ नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर था। इतना नहीं था कि जीडी का भी जितना कट ऑफ जा रहा है उतना कट ऑफ पार कर पाता। तो मेरे लिए काफ़ी कठिन था। लेकिन एक पूरे एक शायरी है कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने के लिए लग जाता है। और रह गई बात किस्मत, तो किस्मत तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि किस्मत मेरा साथ दिया। क्योंकि किस्मत के बारे में हम 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। मेरे गांव में और मेरे रिलेशन में बहुत से लोग थे जो मेरे पीछे मेरे हिनाई करते थे। मतलब आपके रिलेशन के लोग भी आपको हीन नज़र से देखते थे? हाँ, कोई सामने तो नहीं बोलता था लेकिन ऐसा लगता था कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आप लोगों के नज़र में निकम्मे और नालायक ही रहते हो। अगर आपने मेहनत नहीं भी किया, अगर आप सक्सेस हो गए तो आप लोगों के नज़र में बहुत बड़े मेहनती साबित हो जाते हो। तो चलिए एक और मैं आपसे सवाल करूंगा। आप जिस जगह पे हैं, फौजी बन चुके हैं, बीएसएफ में चले गए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, आपने अभी ट्रेनिंग पास करके आया है, कसम परेड करके आया है, आपको इस जगह पे लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका आप मानते हैं? किनको आप श्रेय देना चाहेंगे इस जगह पे आपको पहुंचाने के लिए? जी, सबसे बड़ा योगदान तो उस माता पिता का है जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं आज इस जगह पे हूँ। और उसके बाद मैं योगदान मानूंगा तो मेरे बड़े भैया, जिन्होंने ऐसे घोड़े पे दाव लगाया जो कि एक लंगड़ा अपाहिज घोड़ा था, जिसको दौड़ में जितना तो दूर की बात, वो पूरी दौड़ जाए ये भी कम था। क्योंकि मैं हर साल लगभग 50 से 100 एग्ज़ाम देता था, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कभी पढ़ता नहीं था। बस भैया किसी में रिजल्ट नहीं आता था? नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं भैया को बोलता था भैया एसएससी जीडी का फॉर्म है, आर्मी का फॉर्म है, रेलवे का फॉर्म है, भर दो। वो भरता था, वही फ़ोन करके बोलता था कि मेरा एडमिट कार्ड आया है, दिल्ली में एग्ज़ाम है, 28 को एग्ज़ाम है, फर्स्ट सीटिंग में है। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर पे जाता था। एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर मैं भैया से कॉल करके पूछता था कि भैया कितने नंबर का एग्ज़ाम है और नेगेटिव है कि नहीं। वो गुस्सा भी होता था, लेकिन मेरा ऐसा यार मतलब मैं इतना इस टाइप का मैं पढ़ता था कि मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरे एग्ज़ाम में कितना नंबर का क्वेश्चन है, नेगेटिव है कि नहीं है, कौन कौन सब्जेक्ट आने वाला है। तो इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मेरा पढ़ाई का स्तर किस टाइप का था और मैं कितना मेहनत किया हूँ जो कि एक बैग मतलब ये इतना निम्न स्तर से इतने ऊंचे स्तर पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के डेट में मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं कर पाऊँगा वो दोबारा। वो जुनून ही अलग था, मुझे कुछ कर दिखाना था, लोगों का मुंह बंद करना था। मतलब भैया का योगदान आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा रहा है, ये मानते हैं आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो मेरा पढ़ाई का खर्च, मेरे आने जाने का, रहने का, टोटल फॉर्म भरने में ही 5,000 रुपये लगभग लग जाता था हर मंथ। जितना फॉर्म निकलता था, कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ते थे, कोई भी निकले। तो पहली बार जब मेरा फर्स्ट टाइम जीडी का रिज़ल्ट आया था, उस समय हम पढ़ते नहीं थे। दिल्ली में हम गए थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली में क्या करते हो, तो मैं बोलता था पढ़ाई करता हूँ। जब भी गांव आते थे कोई बोलता था कि 7 साल हो गया अभी तक क्या करते हो, तो मैं बोलता था डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पढ़ता नहीं है, घूमता होगा, क्या उसको बोलते हैं नॉर्मल गाँव की भाषा में, लफोई करता होगा, दिल्ली में बाइक है, पैसा है, घूमता होगा, घुमाता होगा किसी को। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट टाइम जीडी का रिज़ल्ट आया, मुझे बिना पढ़े हुए, मेरा किस्मत, भगवान भी चाहते थे कि मैं देश की सेवा करूं, जो मेरा बचपन का सपना था। तो फर्स्ट टाइम मैं जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। तो प्राइवेट जॉब भी किया हुआ है? हाँ जी, दिल्ली में मैं भैया से छुप के मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जॉब करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे खुद से लड़ना था, मुझे कुछ बनना था, कुछ बनने के लिए मुझे अपने दम पे खड़ा होना था।
तो मैंने क्रेडिट कार्ड में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। भैया जब ऑफिस चला जाता था उसके बाद मैं जाता था, उसके आने से पहले आ जाता था। तो मेरा जीडी का रिजल्ट फर्स्ट टाइम मैंने रिटन का एग्ज़ाम दिया तो मेरा जीडी का रिजल्ट आया। मतलब जॉब करते हुए आप एग्ज़ाम देते थे, पढ़ाई करते थे? हाँ जी, जॉब करता था दिन में और रात में पढ़ाई करता था, लेकिन उतना मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था, उतना पढ़ाई हो नहीं पाता था। तो फर्स्ट टाइम जब जीडी का रिजल्ट आया तो उस समय मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा जीडी में सिलेक्शन हो चुका है। तो रिटेन के बाद मेरा फिजिकल था, तो मुझे फिजिकल के लिए काफ़ी मेहनत करना था, क्योंकि मुझे सुबह शाम खाना भी बनाना पड़ता था, खुद से खाना बना के खाते थे। सुबह शाम खाना भी बनाना पड़ता था, ऑफिस के लिए टिफ़िन पैक करके भी ले जाना रहता था, और सुबह उठ के दौड़ना भी रहता था, और दिन में थकान से नींद आता था, उस टाइम जॉब भी करना रहता था, और रात में आने के बाद खाना बनाना पड़ता था और फिर पढ़ना भी पड़ता था। तो ऐसे लगभग 3 मंथ तैयारी किए तो मेरा फिजिकल निकला। फिजिकल के बाद मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद जब मेरिट आया तो मेरा मेरिट से 2 नंबर कम था। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि 7 नवंबर के दिन था जब जीडी का रिजल्ट आया था। 7 नवंबर 2021 जीडी भर्ती का मेरा रिजल्ट में नहीं हो पाया। तो मैं उस रात भर सोया नहीं, बहुत रोया, क्योंकि जो मेरे साथ दोस्त थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था वो लोग स्टेटस लगाते थे कि सपनों में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। आज मुझे वो पल याद है कि जब मैं पूरी रात सोया नहीं, रोता रहा, और सुबह उठ के मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पटना में कॉल किया कि मुझे पढ़ना है, मैं पटना आ रहा हूँ। तो वो लोग समझाएं कि नहीं, पटना आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप दिल्ली में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था, एक जरिया चाहिए था जिस प्लेटफॉर्म से हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे पढूं। तब मुझे पता चला कि भैया और कुछ भैया के दोस्त बोले कि ऑनलाइन नया नया निकला था, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए। मतलब आप ऑनलाइन ही पढ़ाई किए हुए हैं बेसिकली? नहीं, स्टार्ट किया था ऑनलाइन पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा बेस मजबूत नहीं था। तो मैं ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ता था, वीडियो देखता था, लिखता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मेरे जीवन में मेरे सफलता में सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गुरु खान सर को मानूंगा, जिनका मैं मोटिवेशन वीडियो देख देख कर मैं मोटिवेट होता गया और मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि खान सर जीडी का बैच तो पढ़ाते नहीं थे, तो मैं उनका केवल जीके का वीडियो, जब मैं खाना बनाता था तो आटा सानते वक्त, मेरा काम रोटी बनाना था, तो आटा सानते वक्त मैं खान सर का वीडियो हेडफोन में लगा के सुना करता था, और जब सोने के लिए जाता था तो खान सर का वीडियो ही हेडफोन में रहता था। खान सर के वीडियो से ही सोना और उन्हीं के वीडियो हेडफोन लगा के उठना, इससे मेरा जीके स्ट्रांग हो जाता था। और मैथ रीजनिंग, बेसिकली बिहार के लड़कों को मैथ मजबूत रहता है, जिससे रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाता है। तो मैथ रीजनिंग का सेट लगाया करते थे। सबसे बड़ा योगदान हम मानेंगे टेक्स्ट बुक ऐप का। टेक्स्ट बुक ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि आपको हूबहू उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराता है, जिस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं। वो आपको क्वेश्चन बैंक देता है, वो आपको पिछले 5 साल 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन को दोहराता है। तो ऐसे करके लगभग जीडी का 700 कुछ सेट था, वो सेट मैंने कंप्लीट किया, और वो सेट को मैंने एक सेट को 4-4 बार एनालिसिस किया, 4-4 बार सेट मारा। और उसमें मैथ रीजनिंग में जब सेट मारता था तो उसमें हर एक मैथ को 2 बार 3 बार जब बनाता था, तो ऐसा हो गया बाद में सेट मारते मारते कि मुझे याद हो गया था कि ये मैथ बिना बनाए हुए ऑप्शन देख के मैं बोल देता था इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऐसे मैथ रीजनिंग क्लियर हो गया, और जीके खान सर के जरिए हुआ। और हिंदी के लिए मैं खुद से सेट लगाता था, यहाँ तक कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उसी समय नवंबर में मैं पढ़ना स्टार्ट किया, और नवंबर में ही जीडी का नया वैकेंसी 2023 वाला आ चुका था, और उसका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में ही था। तो मेरे पास मात्र 2 मंथ टाइम था, और 2 मंथ में ही मुझे कुछ कर दिखाना था, क्योंकि मेरा एज जो था मेरा लास्ट कर रहा था। मैं अगर उस समय कुछ करता तो आज मैं यहाँ पे रहता, नहीं तो मैं दोबारा मुझे प्राइवेट जॉब में ही करना पड़ता पूरी ज़िंदगी भर। मतलब आप अपने भैया से कुछ टिप्स वगैरह भी लेते थे, या उनसे कुछ इससे रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करते थे, पढ़ाई से रिलेटेड? बात तो होता था, भैया भी सीजल का तैयारी करता था तो बात होता था, लेकिन वो उसका ऑफिस, पढ़ाई वो अपना, और वो खाना, उसको भी आके खाना सब्जी बनाना पड़ता था। तो उसके अलावा मेरे भैया के साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि भैया का अलग रूम था, मेरा अलग रूम था। हम अपने रूम बंद करके पढ़ते थे। मैं नहीं चाहता था कि किसी को दिखाऊं मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे उस समय पहली बार ऐसा फील हुआ था कि मुझे छुप के पढ़ना है, मैं रिजल्ट देना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मैं भैया से ज़्यादा बस जो मुझे डाउट रहता था वो मैं क्वेश्चन पूछता था।
तो उस समय मैं हिंदी का सेट मारने के लिए मुझे ऐसा हो गया था कि मैं नहीं चाहता था कि बाथरूम में जो 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं वो टाइम इन्वेस्ट हो। तो मैं बाथरूम में भी पढ़ाई करते थे? हाँ जी, बाथरूम में भी मैं हिंदी का सेट लगाता था, क्योंकि वहाँ पे एक कहावत है कि अगर आप लैट्रिन में बैठते हैं उस समय सबसे ज़्यादा आपका दिमाग काम करता है। तो मैं हिंदी का सेट लगाया करता था बाथरूम में, और जो भी हिंदी का विपरीत और पर्यायवाची शब्द होता था वो मैंने बाथरूम में ही याद किया, और मुझे 20 नंबर में 18 नंबर मेरे तो सिर्फ बाथरूम में पढ़ने से हिंदी में मिला है। जी, मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे किया तो बाकी लड़के ऐसे करें, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है आजकल के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपको नाकामयाब बनने के लिए। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, लेकिन बोलने से नहीं होता है, जो छोड़ता है उसी को पता है कैसे। मतलब आप सोशल मीडिया पहले चलाते थे, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान आपने सोशल मीडिया को छोड़ दिया था? हाँ जी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा बहुत ज़्यादा लगाव था इन सब चीज़ों से। लेकिन जब मुझे लगा कि अगर मैं एक बार सफल हो जाऊं तो वो बात ही अलग होगा। जब मैं सफल होने के बाद यही इंस्टा, यही फेसबुक पे मैंने कसम खाया उस टाइम कि मैं फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप तभी ऑन करूँगा जब मेरे सर पे वर्दी होगा, और मैं अपना डीपी तभी चेंज करूँगा या मैं स्टेटस तभी लगाऊँगा जब मेरे सर पे वर्दी होगा, मैं वर्दी वाला हूँ, डीपी लगाऊँगा। और मैंने वैसा ही किया, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टा को डिलीट किया। और जब मेरा फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग आया तो उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम अपना स्टोरी और व्हाट्सअप डीपी चेंज किया था। मतलब देश के लगभग युवा सोशल मीडिया के शिकार हैं। उसमें मानो तो एकदम तृप्त हो चुके हैं सोशल मीडिया में, रील देखना, फेसबुक पे वीडियो देखना, पोस्ट करना, तरह तरह का फ़ोटो एडिट करके पोस्ट करना, मतलब समय की बर्बादी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहूँगा उन लड़कों को कि अगर आपको कुछ बनना है तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तैयारी करो, नहीं। बस मतलब उस मोबाइल से तो सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा, आप सिर्फ 2 महीने, 4 महीने, आप 1 महीने ही मेहनत करो, लेकिन दिल से मेहनत करो, सारे दुनिया को भुला के मेहनत करो। पूरी दुनिया एक तरफ छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सिर्फ उस टाइम मैं 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट घर पे कॉल करता था कि मम्मी ठीक है, पापा ठीक है और हम ठीक हैं, ये बताने के लिए। उसके अलावा मेरे 24 घंटे में लगभग 18 घंटे में 1.5 मंथ तक बिना सोए हुए 18 घंटे मैंने रिटन की तैयारी के लिए तैयारी किया। उस टाइम मेरा रेलवे ग्रुप डी का रिटन का रिज़ल्ट निकला था। मतलब रेलवे ग्रुप डी का भी रिजल्ट आपका आया हुआ था? हाँ जी, उसका भी मैं मेडिकल में नहीं गया, फिजिकल पास था। तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था कि अगर मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दौड़ूँ तो मेरा रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा, क्योंकि नंबर ठीक ठाक था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे मार्ग, मेरे रास्ते, मेरे मंजिल में ये क्या है, रुकावट है ये, मतलब एक रुकावट बन के आया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर ऐसा सोच लूँ कि रेलवे की तरफ चला जाऊँ तो मेरा जीडी छूट जाएगा, जो कि मेरा बचपन का सपना था। तो मैं रेलवे में गया, जीडी ग्रुप डी का फिजिकल निकाला, लेकिन मेडिकल में नहीं गया, क्योंकि मेरा सपना था फ़ौज में जाना, और मेरा फर्स्ट चॉइस बीएसएफ था, और मुझे वो मिला। और जब मैं फर्स्ट दिन मेरा जब रिटन का एग्ज़ाम था 2 फरवरी, सेकंड सिटिंग में, तो मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला तो 2 फरवरी कब, 2023? हाँ जी, 2 फरवरी 2023 को जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, तो मेरा कॉल आया था एग्ज़ाम के बाद पापा का कि एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा एक ही जवाब था कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं 90 रात जगा हूँ वो एग्ज़ाम कैसा जा सकता है, ये बताने की बात ही नहीं है। वो 90 रात की मेहनत ही बताएगा, रिज़ल्ट ही बताएगा कि 90 रात मैंने क्या किया है। और जब मैं फर्स्ट बार मेरा आंसर की आया था तो उस दिन अंडा बना हुआ था, और दिन था बृहस्पति। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंडा खा लूँगा, बृहस्पति है तो रिज़ल्ट कम आएगा। अच्छा, लोग गांव में अक्सर होता है कि बृहस्पति और मंगलवार को अंडा नहीं खाएंगे तो मांस नहीं खाएंगे। मम्मी बोला करती थी कि बृहस्पति को अंडा नहीं खाने के लिए, लेकिन भैया इतना नहीं मानता है तो बृहस्पति को अंडा बन गया था। तो मैं शाम 4:30 बजे से आंसर की आना डाउनलोड होना शुरू हो गया, लेकिन आंसर की वो साइट पे आ ही नहीं रहा था। तो मैं अंडा कटोरी में लिए हुए और रोटी थाली में रखा हुआ था, और मैं लैपटॉप, फ़ोन, टैब पे लगातार चेक कर रहा था आंसर की, कि एक बार आंसर की पता चल जाए फिर मैं खाना खाऊं। वैसे करते करते 6, साढ़े 6 बज गया। तो आंसर की आया तो मेरे 80 में से 66 क्वेश्चन सही थे। मुझे उम्मीद नहीं था, मैंने सोचा था कि 56 से 58 क्वेश्चन सही होंगे। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना क्वेश्चन सही होगा। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो मैं पापा को कॉल किया कि पापा मेरा 66 क्वेश्चन 80 में 66 सही है, और रो मार्क्स 125 आ रहा है। तो पापा को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं जब सेट मारता था तो 100, 105, 110 ही आता था, 115 कोई पार नहीं कर पाया था।
तो पापा बोले कि भैया को फ़ोन दो। फिर भैया चेक किया तब पापा को भी भरोसा हुआ कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ और मेरा इतना मार्क्स आया है। और उस टाइम सबसे बड़ा योगदान अपना एक फ्रेंड है पटना का, जो कि मेरे साथ ही जीडी की तैयारी करता था। वो पहले सीजीएल का करता था, तो उसका रिटन काफ़ी हमसे मजबूत था। वो पहले भी जीडी में मुझसे ज़्यादा नंबर ला चुका था, तो मैं उससे अपना एक कंपेयर करता था कि अगर मैं उसके बराबर ला दूं तो मेरा सफलता 100% है। तो उस टाइम उसका भी योगदान रहा कि जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका था, तो मैंने उससे पूछा था कि तुम सेट मारते हो तो कितना आता है। वो बोला कि 135-40 आता है और मेरा 105-10 आता था। मैं तो पहले 2 घंटा सोता भी था, लेकिन वो लास्ट एग्ज़ाम के 4 दिन पहले से मैंने सोया भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा डर हो मतलब गया। बिल्कुल भी आप नहीं सोते? नहीं, पहले मैं 2 घंटे सोता था, दिन में 4 से 6 2 घंटे सोता था, क्योंकि आँख दर्द नहीं करे, आँख जलन देने लगता था, दर्द होने लगता था, इसलिए शाम में 4 से 6 2 घंटा बस अलार्म लगा के सोते थे। लोग अलार्म लगा के जगते, हम अलार्म लगा के सोते थे। तो मैं, वो जब बोला कि 135-40 नंबर उसका आ रहा है सेट, टेस्ट में सेट मारने पे, और मेरा 105-10 आ रहा है, तो मुझे लगा मैं तो 30 नंबर पीछे हूँ। फिर मैं वो 4 दिन में बहुत ज़्यादा मतलब जो दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज़ किया, तब मुझे लगा वो 4 दिन मेरे लिए बहुत फ़ायदा किया। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा था, तो लड़के मतलब खड़े होकर सीधा बदन चल देते, और मैं फ़ोन में जितना सेट मारा था वो सब का एनालिसिस करते हुए जा रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि एग्ज़ाम का वो लास्ट पल, मैं एग्ज़ाम का लास्ट 5 मिनट में एंट्री किया हूँ। वो एग्ज़ाम का जितना 15-45 मिनट रहता है एंट्री टाइम, वो 45 मिनट मैंने खड़ा होकर पढ़ा, जबकि इतना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा लड़के गलती करने का चांस रहता है अगर आप लास्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो। लेकिन मुझे डर था, क्योंकि मुझे ये मेरा लास्ट डे था, मुझे एग्ज़ाम मतलब ये निकालना था। और ऐसा हो गया वो फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद कि उसके बाद मेरा टोटल 9 जगह मेरा रिज़ल्ट आया था। एसएससी जीडी फर्स्ट था, रेलवे ग्रुप डी था, आईटीबीपी टेलीकॉम कांस्टेबल था, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल था, आईटीबीपी ट्रेडमैन था, सीआईएसएफ फायरमैन था। ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम निकले। मतलब 9 ऑप्शन थे आपके पास, तो लेकिन 9 ऑप्शन में से आप बीएसएफ को चुना? हाँ जी, क्योंकि मुझे फ़ौजी में सबसे पसंद बीएसएफ है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगता है बॉर्डर पे रह के देश की सेवा करना। क्योंकि बाकी सारे फ़ौज तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पे रह के देश की सेवा करने का मज़ा ही कुछ और है। आपको सैल्यूट है सर इस जज्बे का। जी, थैंक यू। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी आजकल के लड़के जो 2 साल 4 साल 10 साल लगातार घर के पापा के पैसे बर्बाद करके पटना दिल्ली में कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा दिन मत पढ़ो। बस 2 मंथ 1 मंथ पूरी दुनिया को त्याग दो। बस 1 मंथ लगातार रात दिन एक कर दो। बस 1 मंथ 2 मंथ, चाहे सीजीएल हो यूपीएससी। मुझे ऐसा लगता था, पापा बोलते थे कि बेटा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। मैं बोलता था कि पापा ऐसा हो गया कि अगर मेरा जीडी में नहीं हुआ, एज ख़त्म हुआ, तो मैं एसआई का तैयारी करूँगा, एसआई नहीं हुआ तो सीजीएल करूँगा, सीजीएल नहीं हुआ तो यूपीएससी करूँगा, लेकिन लूँगा ज़रूर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि मैं कुछ करूँगा, ज़रूर कुछ करूँगा। मैंने पापा को बोला था कि मैं वो परेशान हो जाएंगे जो डाक मुंशी आता है ज्वाइनिंग लेटर लेकर, उसको पैसा देते देते हर मंथ में 5 ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेजूँगा। लेकिन मेरा फर्स्ट बीएसएफ में हो गया तो मैं ज्वाइन कर गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट सपना था बीएसएफ। अभी आप गांव में हैं, ट्रेनिंग ख़त्म करके आप गांव में पहुंचे हैं। गांव से आपका कैसा रिलेशन रहा है, मतलब कैसा लगाव रहा है गांव से? आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसके दौरान आपको गांव का याद आ रहा था, कैसे मिस कर रहे थे? गांव के बारे में कुछ बताइए अपने। जी, गांव से तो सभी को बहुत लगाव होता है, खास करके मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। यहाँ का सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, बहुत होली, ज़्यादा आप उसमें मेहनत करते थे, ये भी मैंने यहाँ के लोगों से पूछा। मैं बहुत मिस किया ट्रेनिंग में जाके। मैं दुर्गा पूजा आ नहीं सका, मेरा 9वीं के दिन ही फाइनल कसम परेड था, तो मैं आ नहीं सका। पिछले साल भी मैं आ नहीं सका क्योंकि उस टाइम ज्वाइनिंग था, तो मैं बहुत मिस किया। क्योंकि हर किसी के लिए सबसे खूबसूरत दिन दुर्गा पूजा दशहरा होता है, जब गांव में खास करके मेरे यहाँ नाटक होता है, और इस साल भी नाटक हुआ, मैं भाग नहीं ले पाया। अभी नाटक खेलते हैं? हाँ जी, मैं बचपन से बहुत मुझे पसंद था नाटक में भाग लेना, नाटक खेलना। तो दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के बारे में आपने बताया, कब से आप दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा अपने गांव में देख रहे हैं और कितना साल आपने मिस किया? लगभग बचपन से, जब से 2003-4 से जब से मुझे याद है, तो मैं
लगातार हर साल देखते आ रहा हूँ, लेकिन 2015-16 से खुद इन्वॉल्व हूँ। सरस्वती पूजा लगातार हर साल किया और दुर्गा पूजा में हर साल शामिल हुआ। माता रानी को आप लकी मानते हैं, मेहनत किए तो उसका फल माता रानी ने दिया आपको, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, 100% ऐसा लगता है कि जो मैं सरस्वती मैं मुझे एक बात याद आ रहा है कि पहले लोग कहते थे कि सरस्वती पूजा मैं करता था और रात दिन मेहनत करके बहुत अच्छा से करता था, तो लोग कहते थे कि भगवान सरस्वती जी को माना जाता है विद्या। तो लोग कहते थे कि मतलब हम बहुत तरक्की करेंगे, मुझे भगवान विद्या दे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मुझे कहाँ से तरक्की मिलेगा, मैं कहाँ से, मतलब मैं कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ तो सरस्वती माता क्या कर लेंगी जब मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ तो। और जब मैं किसी को प्रणाम करता था तो वो बोलते थे कि भगवान करे कि तू जल्दी तेरा नौकरी मिले। मैं मन में सोचता था कि यार ये क्या बकवास है, किसी को बोलने से मुझे नौकरी थोड़ी मिल जाएगा, मैं खुद जब मेहनत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक पल ऐसा आया कि पता नहीं मेरे में जुनून कहाँ से आया, वो शक्ति कहाँ से आया, मैं कहाँ से उतना मेहनत कर पाया जो मैं आज लोग आशीर्वाद भी देते थे, उसको भी आप लकी मानते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। गाँव हो, रिलेशन हो, जो भले मन से दे या नहीं दे, लेकिन वो आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से जो भी हूँ आज हूँ, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। कैमरे के पीछे कुछ आपके साथी ने बताया कि आपके गांव में आपके दोस्त हैं या यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका काफ़ी मजाक उड़ाते थे आपको लेकर, मतलब वो जानते थे कि छोड़ो ये क्या कर रहा है, इससे तो कुछ होगा नहीं, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपका मजाक उड़ाते थे? जी, मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं स्टार्ट किया था जीडी का तैयारी करना। तो जब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड मेरा पार्टनर रहता था, मैंने उसको, मुझे रात में नींद आता था तो मुझे फर्स्ट मैंने ये यूट्यूब पे देखा था कि मुझे पहले जगना सीखना होगा, रातों से लड़ना सीखना होगा और अकेलापन में रहना सीखना होगा, खुद से बातें करना होगा और पूरी दुनिया को त्यागना होगा। तो मैं फर्स्ट 15 दिन मैं यही किया कि रात भर जगने की कोशिश किया। तो उस समय मेरे अपने दोस्त को कॉल करता था, तो एक रात उससे बात होते होते उसने ऐसा बताया कि जब मैं गांव से गया तो बाकी लड़के जो एक साथ एक जगह मिले, कुछ पार्टी हो रहे थे, तो बाकी दोस्तों ने बोला कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ, मेरा क्या है, जीडी का पेपर ऐसे ही मेरा फर्स्ट निकल गया था, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लफाई करता हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा, ये ऐसे ही हवा में हवाबाजी करता है, तीर मारता है। तो मुझे वो बात ऐसा चुभा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सक्सेस का लगभग 50% ये बात मेरे योगदान दिया ये बात, क्योंकि मैं जब मेरा वेट लगभग 88.5 kg था, पेट पूरा निकला हुआ था, तो मैं जब फर्स्ट दिन दौड़ना स्टार्ट किया तो मैं 200 मीटर दौड़ के थक जाता था। तब मुझे याद आता था कि मेरे दोस्त, मेरे गांव के लड़के ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में। फिर जो जुनून आता था, मुझे लगता था कि मर जाएंगे लेकिन मतलब लेके रहेंगे। तो वो जुनून ये सोच के आता था कि मुझे कर दिखाना है, मुझे उन लोगों के मुंह को बंद करना है जो लोग मेरे बारे में मेरे पीछे गलत सोचते थे। तो आपने ये भी बताया कि आपके जो दोस्त थे, आपके जो साथ रहते थे, वो भी आपके बाद में मजाक उड़ाते थे? जी, जैसा कि हर किसी का दोस्त कुछ अपने होते हैं, कुछ अपने होने का दिखावा करते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई अपना होता है, होते हैं अपने। मेरे साथ मेरे दोस्त जो कि मेरे साथ हर कदम में मेरा साथ निभाए, ऐसे भी हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनको आज भी जलन होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम आज भी गांव पे रहते, कुछ नहीं कर पाते, तो आज उनके साथ रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा जॉब हो गया तो मैं उनसे अलग हो गया। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ऐसे मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप भी करो, आप भी पढ़ो, आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल करूँगा। आप उन देश के युवाओं को और ख़ास करके अपने गांव के उन युवाओं को जो आपके मजाक उड़ाते थे, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें? जी, मेरे लिए तो कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं, मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं उन दोस्तों को या उन लड़कों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी का हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो या कोई भी हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोई एक काम करो। अगर आपको जॉब करना है तो जॉब करो, आपको तैयारी करना है तैयारी करो,
लेकिन कोई एक काम करो, 2 काम कभी मत करो। अगर आपको लाइफ बनाना है तो सिर्फ़ एक काम करना होगा, आपको पूरा दुनिया त्यागना होगा। आपका जो भी अभी के लड़के करते हैं, जैसे कि नशा करना, घूमना, गर्लफ्रेंड रखना, बात करना, जो भी हो, आप सब कुछ आपको मिलेगा। बस एक बार आप मेहनत करो, एक बार आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद सब कोई नहीं कुछ मना करेगा आपको। आपके लाइफ में आपके लिए सब फ्री होगा, यहाँ तक कि घर के गार्जियन भी, घर के आपके पापा मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगे अगर आप कुछ करते हो तो, क्योंकि आप एक सक्सेस हो चुके हो। और अभी आप करते हो तो आपको ना कोई पैसा देगा, ना कोई वैल्यू देगा, ना कोई आपको इस लायक समझेगा, कोई भी गलत ही समझेगा आपको। तो आप बस एक बार मेहनत करो, एक बार करके देखो और एक बार सफल हो जाओ, फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ा हुआ है आप जीने के लिए। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी आप खुशी से जियो और पूरी ज़िंदगी दुख करो, या अभी आप 2 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 साल दुख करो और पूरी ज़िंदगी खुशी से जियो। ये आपको चूज़ करना है कि आपको अभी खुश रहना है या पूरी ज़िंदगी खुश रहना है। आपने अपने ट्रेनिंग के बारे में भी बताया, ट्रेनिंग आपका कैसे गुजरा वो भी आपने इस वीडियो में बताया कि आपको सोने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो आपके ट्रेनिंग से पहले आपको, आपके फ़ौज में जाने से पहले आप 24 घंटा में आप कितना पढ़ाई करते थे और कब खाना बनाते थे, कब दौड़ने जाते थे, कब सोते थे? मुझे एक शायरी याद आ रहा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत की होनी चाहिए। बस यही शायरी हमेशा मन में सोचते और बोलते रहता था, क्योंकि जब भी मैं कुछ करता था मुझे ऐसा लगता था कि हार जाता था, थक जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने मतलब इतना दुख कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैं ये शायरी याद करता था तो मुझे अंदर से मोटिवेट मिलता था। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं कैसे कर पाता था, आप कितना देर पढ़ाई करते थे? खाना बनाते लगभग मेरा रूटीन था, सुबह से मैं स्टार्ट करूं तो सुबह रात भर पढ़ने के बाद भैया का ऑफिस जाना रहता था, तो सुबह 5 बजे रोटी बना के 6 बजे मैं भगवान का पूजा करता था, आरती करता था, और 7 साढ़े 7 तक फिर 7 बजे तक मैं फिजिकल, उस टाइम ठंडा था। मतलब आप अपने भैया के लिए भी खाना बनाकर ऑफिस जाने के लिए आप उनको पैक करके आप ही देते थे? हाँ जी, क्योंकि वो जॉब भी करता था, साथ साथ खाना, वो सब्ज़ी बनाता था, मैं रोटी बनाता था। जॉब के साथ साथ तैयारी भी करता था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से उसका नुकसान हो, उसके स्टडी के लिए टाइम कम मिले। तो लगभग सुबह 5 बजे रात भर पढ़ने के बाद 5 बजे उठता था, उठ के खाना बनाता था, उसके बाद दौड़ने चला जाता था। दौड़ के आता था तो पूजा करता था, पूजा करने के बाद चना वगैरह भिगो के खाता था, फिर पढ़ने के लिए बैठता था। फिर 12 बजे 2 बजे खाना खाता था, फिर 4 बजे सोता था, 6 बजे उठता था, फिर शाम से फिर वही पढ़ाई, फिर रात का खाना बनाना, फिर रात भर पढ़ना। यही शेड्यूल था। लगभग मुझे याद है कि उस टाइम मैं एक दिन में 1.5 पेन, मतलब 3 पेन 2 दिन में ख़त्म होता था। मैं जो रफ़ कॉपी, जो मैंने रफ़ पेज किया था वो 1.5 मंथ मैंने पढ़ा था। 1.5 मंथ में मेरा लगभग 18 केजी मैंने रफ़ कॉपी किया था, जो कि मैथ और रीजनिंग में मेरा हुआ था। और लगभग पेन तो डब्बा याद भी नहीं है कितना डब्बा खर्च होगा, एक अलमारी मेरा रफ़ कॉपी और रफ़ पेन से भरा हुआ था। और दौड़ने आप कब जाते थे? दौड़ने के लिए मैं मॉर्निंग में लगभग 7 बजे सुबह उठता, सुबह जब खाना बनाने के बाद जो टाइम मिलता था तो सुबह 7 बजे दौड़ने जाते थे। उस समय 5 किलोमीटर का दौड़ था जीडी के लिए, तो मैं एक पार्क था उसमें 700-800 मीटर का एक राउंड था, वो राउंड को मैं 6 से 7 राउंड करता था, तो 25 मिनट 26 मिनट लगता था। तो धीरे धीरे मैं टाइम कम किया, तो मैं जो मेरा फाइनल था वो 19 मिनट 36 सेकेंड में मैंने 5 किलोमीटर जीडी में कंप्लीट किया था। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करूँगा। आप अभी अपने कर्मभूमि पे लौटने जा रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बिहार के सबसे बड़ा त्यौहार छठ बोला जाता है, और छठ से पहले आप अपने कर्मभूमि पे लौट रहे हैं। यानी कि आप जहाँ जा रहे हैं, आपका जहाँ पोस्टिंग हुआ है, उसके बारे में तो हम नहीं पूछेंगे कहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है, लेकिन आप जाने वाले हैं छठ से पहले। तो क्या आपको खल नहीं रहा है कि छठ से पहले आप अपने गांव को छोड़कर कर्मभूमि, यानी कि जहां आपका पोस्टिंग हुआ, वहां जा रहे हैं? जी, हर एक फ़ौजी के लिए सबसे पहले उसका देश होता है, तो वैसे ही मेरे लिए सबसे पहले मेरे देश है। छठ पूजा तो मुझे इस साल नहीं, अगले साल मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर वहाँ पे ना जाऊँ, ना पहुँच पाऊँ, तो मेरे एक दोस्त जो कि वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं,
उसको मेरे जगह पे एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा। तो अगर हम वहाँ पे चले जाएं तो उसको हेल्प होगा। आपकी वजह से आप लोग जाइएगा तो छठ भी अच्छे से होगा। अगर हम वहाँ पे जाएं तो अगर देश में जो शांति है वो शांति बना रहे। और बॉर्डर के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है, इतना ट्रेनिंग मिला है कि चाहे मैंने जो कसम खाया है कि चाहे परिस्थिति कैसी, हालात कैसे भी हों, वहाँ पे पीछे नहीं हटना है, पीछे सोचना ही नहीं है, पीछे घूम के देखना ही नहीं है। चाहे जो भी हो, अपने मेरे लिए तो छठ पूजा जैसे भगवान है वैसे ही मेरे लिए सबसे पहले तो भारत माता है, उनका इज़्ज़त है। मेरे घर मेरे माँ बाप से पहले तो मेरे लिए भारत माँ है, सबसे पहले उनका इज़्ज़त बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन ही कुर्बान क्यों ना देना पड़े। मतलब अपने कुर्बानी से आप डरते नहीं हैं? नहीं, अब तो डर लगता है। शुरू में गए थे तो डर लगता था, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेनिंग में इतना हार्ड कर दिया गया कि अब डर नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब मार भी दे, अगर पूछे कि तुम्हारे फ़ौज में क्या चल रहा है या कुछ भी ऐसा पूछे, हम बोलेंगे कि मर जाना सही है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप का हार्ड कठिन परिश्रम मिलता है जिसके ज़रिए इतने कठोर हो जाते हैं, इतने कठोर दिल के हो जाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप हैं नहीं हैं, बस अपना वतन होना चाहिए। अच्छा, आपके दिमाग में फ़ौजी बनने का सपना कब से आया? कब से आप सोचने लगे कि हमको फ़ौज में ही जाना है? जब 2015 में मैं पहली बार पटना गया था तैयारी करने, तो उस टाइम मेरा एकाएक हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो लोग बोलते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फ़ौज की तैयारी नहीं करना चाहिए, मुझे फ़ौज में आसानी से जगह मिल जाएगा क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा था। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपका हाइट ज़्यादा है तो आपको कुछ प्रेफरेंस मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग को लगता है कि मैं फ़ौज में रहूँ तो मतलब मेरे लिए फ़ौज ज़्यादा आसान होगा। और मैं जब मेरा जॉब नहीं हुआ था उससे पहले मैं आर्मी का टी शर्ट पहन के जब ट्रेन में जाता था तो मुझे ऐसा इज़्ज़त मिलता था कि जैसा लगता था कि किसी को लगता नहीं था कि हम फ़ौज में नहीं हैं। तो लोग जैसे सीट पे बोलते थे आओ बैठ जाओ, या टीटी का भी आता था तो मैं अगर विदाउट टिकट भी हूँ तो टीटी बोलता था कि अरे यार आप तो देश की सेवा कर रहे हो, हम तो आपके लिए इतना कर नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ौज में नहीं हूँ तो इतना इज़्ज़त मिल रहा है, अगर मैं फ़ौज में हो जाऊँ तो कितना इज़्ज़त मिलेगा। तो ये सब देख के, और जब पुलवामा अटैक हुआ और जो का बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो उसके बाद जो देशवासियों के मन में फ़ौज के लिए जो प्रेम, जो उनके लिए इज़्ज़त बढ़ा, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब जीवन में कुछ करना नहीं करना है, लेकिन मतलब फ़ौजी तो बनना ही है। क्योंकि पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन फ़ौजी का रुतबा और इज़्ज़त ही अलग होता है। और जो आपने बात किया 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ है, जो भी जवान मरे हैं, हम लोग की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। जी हाँ, क्योंकि वो तो हम लोग केवल श्रद्धांजलि दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उन परिवारों के पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना पति खोया है, और वो बच्ची 2 मंथ की जिन्होंने अपना बाप खोया है, जिसने अपने शक्ल भी नहीं देखा होगा। अब आपसे मैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको सवाल करूंगा। इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट खेलते थे, या सिनेमा देखते थे, या गाना सुनते थे? क्या करते थे आप इंटरटेनमेंट के लिए? जी, मेरे लिए तो मेरा सबसे फेवरेट था गाना सुनना। 90 समय का जो कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक का जो सॉन्ग था वो मेरा फेवरेट था। तो मैं पढ़ाई के पहले मेरा जब टाइम पास के लिए मैं गाना सुना करता था। लेकिन जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे लिए टाइम बहुत कम था, तो मुझे जो इंटरटेनमेंट था वो मुझे इंटरटेन में भी पढ़ाई करना पड़ता था। तो उस टाइम इंटरटेन के लिए मैं खान सर का जो ऑडियो रहता था, या जो उनका हंसी मजाक वाला वीडियो। हाँ, हंसी मजाक वाला वीडियो तो नहीं कहेंगे, जो उनका वो रहता मोटिवेशन वीडियो रहता था, तो बस वो कान में सुना करता था, वीडियो चालू करके डाउनलोड करके रखता था, कान में सुना करता था। आपने बताया कि हम ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे, यानी कि संगीत ज़्यादा सुनते थे कुमार शानू और उदित नारायण के। आपने कोई मूवी वगैरह देखा हुआ है? और बॉलीवुड में या साउथ के मूवी आप देखते थे, तो आपका फेवरेट हीरो कौन रहा है? जी मैं तो मूवी देखना मुझे पसंद था, लेकिन मैं हॉल में बस एक बार ही मूवी देखने गया हूँ, वो था मेरे दोस्त के साथ गया था पहली बार, प्रेम रतन धन पायो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सलमान खान। सलमान खान का मूवी था। क्या आपके फेवरेट हीरो सलमान खान है?
जी कह सकते हैं, क्योंकि उनका मूवी तो जो भी आता है ज़बरदस्त आता है, जैसे बजरंगी भाईजान, जिसमें दिखाया गया है कि भारत पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। और रह गई बात साउथ की, तो साउथ का भी मुझे बहुत पसंद है, अल्लू अर्जुन और प्रभास। साउथ का मूवी देखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए, तो आप जिस जगह से आते हैं यहाँ पे बॉलीवुड के अलावे भी भोजपुरी काफ़ी सुनी जाती है। तो क्या आप भोजपुरी गाना भी सुनते हैं? और भोजपुरी गानों में आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? क्योंकि 2-3 बड़े नाम हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। तो आप किनके गाना सुनते हैं या भोजपुरी नहीं सुनते हैं? जी भोजपुरी में मैं भक्ति सॉन्ग पवन सिंह का अच्छा लगता है, जैसे छठ पूजा का गाना हुआ, विदाई सॉन्ग दुर्गा पूजा का हुआ, वो सब पवन सिंह का बहुत ही हिट है। और पवन सिंह का सबसे हिट गाना भोजपुरी का है एक लॉलीपॉप लागेलू, जो कि विदेश में भी बहुत जगह चला है। मतलब आपके भोजपुरी में फेवरेट सिंगर पवन सिंह ही रहे? हाँ जी, मानूंगा, क्योंकि मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ, तो मुझे पवन सिंह अच्छे लगते हैं। उनका मूवी भी देखना मुझे अच्छा लगता है। आप मिले हुए हैं, आपको पवन सिंह से मुलाकात बाथरूम में हुआ था? जरा बताइए हमारे दर्शकों को, कैसे आपको बाथरूम में पवन सिंह से मुलाकात हुआ? दिल्ली में मैं एक दोस्त के साथ पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पे गया था, तो अचानक उसको बाथरूम लगा, तो वो बोला कि मैं पहले बाथरूम करके आता हूँ तो पेट्रोल डला ले। तो मैं पेट्रोल डला रहा था, बाथरूम करके आया, तो मुझे बोला कि अरे यार बाथरूम में पवन सिंह है। हम बोले कि क्यों पागल बना रहे हो, पवन सिंह बाथरूम में कैसे आ सकता है, वो भी पेट्रोल पंप पे, इतना मामूली पेट्रोल पंप पे। तो बोला भरोसा नहीं तो जाके देख ले। तो मैं भी गया, तो मुझे ऐसा लगा ना कि वो पक्का पवन सिंह नहीं होगा। पवन सिंह जैसा बहुत सारा ऐसा आता है यूट्यूब पे कि जो उनके जैसा रील बनाने के लिए उनके जैसा हेयर कट, उनके जैसा स्टाइल रखता है। मैं गया बाथरूम में, तो 3-4 सीट था, तो एक सीट पे पवन सिंह थे और बाकी सीट खाली था। तो मैं साइड में एक सीट पे बाथरूम करने लगा। तो मैं ऐसे साइड में देखा तो लगा कि यार पवन सिंह जैसा हेयर स्टाइल, सिकरी मोटा सा गले में सिकरी पवन सिंह पहनते हैं, तो पहना हुआ था। तो मुझे लगा कि पक्का ये वो कर रहा है, मतलब बना रहा है कि दिखाने के लिए कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बोला कि का भैया का हाल बा, क्योंकि मैं पता था कि मैं भोजपुरी बोलूँगा तो रिप्लाई देंगे। मैंने बोला का भैया का हाल बा, तो वो जैसे ही बोले कि ठीक बा हो, तो वो जो उनका करा आवाज़ था, वो आवाज़ सुन के ही मुझे मतलब हाँ 100% कन्फर्म हो गया कि पवन सिंह है। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला भैया एक सेल्फ़ी ले लें। तो बोले कि बाथरूमों में सेल्फ़ी ले बका। फिर मैं बाहर आया तो उनका गार्ड सब घेर लिया, फिर सेल्फ़ी नहीं लेने दे रहा था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको सेल्फ़ी लेने दो, तो मैंने उनके साथ सेल्फ़ी लिया। तो वहाँ पे आपको लंबाई का फ़ायदा मिला पवन सिंह के सामने? जी, लंबाई की वजह से मैं जल्दी सेल्फ़ी लिया। फिर भीड़ बढ़ गया था, तो उनका बॉडीगार्ड वगैरह उनको लेके चले गए। अच्छा, आप बचपन में क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो आपकी भारतीय टीम में या कोई भी क्रिकेट में आपको कौन से सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेयर रहे हो गए? कौन सा प्लेयर आपको ज़्यादा अच्छा लगता था, ज़्यादा प्रभावित करते थे? जी बचपन से तो एक क्रिकेट ही गेम था जो कि मैंने खेला, जो कि गांव में आसानी से उपलब्ध होता है। और क्रिकेट भी मैंने बहुत देखा। तो मैं पहली बार जब क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, उस समय MS धोनी आए थे पहली बार। तो मैंने उनके ज़रिए मैं क्रिकेट में काफ़ी सीखा। और उनका जब मूवी आया था, तो उस मूवी से मैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि वो मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने कितने परिश्रम, कितना कठिन, कितना मेहनत किया। और इस मेहनत करना नहीं छोड़े, नहीं, उससे भी आपको प्रेरणा मिली अपनी ज़िंदगी में? हाँ, उनके लिए मुझे एक शायरी याद आ रहा है कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। उन्होंने ना हिम्मत हारा और ना ही कोशिश छोड़ा। TT का जॉब करते हुए भी उन्होंने क्रिकेट खेला, और उसके बाद वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अच्छा, अभी आपने क्रिकेट कितना दिन से देखना छोड़ चुके हैं? और अभी के दौर में अगर आप देखे भी होंगे थोड़ा बहुत, आपको अभी के दौर में कौन सा क्रिकेटर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि धोनी तो अभी सिर्फ IPL ही खेलते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी के दौर में आपको कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा लगता है? अभी तो 1 साल हो गया जो मैं इस दुनिया से, मेरा नाता ही कट गया था, क्योंकि 1 साल में मुझे ट्रेनिंग में पता भी नहीं चला कब IPL फाइनल हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता। इलेक्शन भी हुआ तो पता नहीं चला था कि सरकार मोदी जी का आया या कांग्रेस का हो गया। प्रधानमंत्री फिर वो भी बहुत दिन बाद पता चला कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो काफ़ी खुशी हुआ। तो अभी मुझे विराट कोहली अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी देश की ज़रूरत पड़ने पे वो खरे उतरते हैं। और ख़ास करके जब पाकिस्तान से मैच हो,
तो उसमें वो और भी ज़्यादा उतरते हैं। मतलब भारत पाकिस्तान का मैच आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर मैच है तो इंडिया पाकिस्तान मैच है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमेशा विराट कोहली का रहता है, क्योंकि वो अच्छे पारी खेलते हैं जिससे भारत की जीत होती है। आप जिस तरीक़ा से मेहनत करके उस मुकाम पे पहुँचे हैं, विराट कोहली भी शायद उतना ही मेहनत आज भी करते हैं। जी, उनका तो मुझे कुछ कहानी भी याद है जो मैंने सुना था कि उनकी पापा का मृत्यु हो जाने के बाद भी उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा था। तो उनके लिए भी मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कि खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। क्या आपने विराट कोहली जी के लिए शायरी बोला है? अगर विराट कोहली जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक फ़ौजी आपको समझ लीजिए कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना आपको मानते हैं, आपसे कितना कुछ सीखे हैं। आखिरी में एक दो सवाल आपसे और जाते जाते करना चाहूँगा। उन युवाओं को फिर से आप एक बार और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो तो आप सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सफल होने के लिए खुद के अंदर से एक अंदर से आता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, एक जुनून होता है, तब आप कुछ कर पाते हो। आप सोशल मीडिया छोड़ दो और सो जाओ, सोशल मीडिया छोड़ दो और बुक लेके बैठे रहो, तो ऐसा थोड़े कि आप सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया छोड़ के ही सफल होगे, लेकिन हाँ, अगर आप सोचो कि मैं सोशल मीडिया भी चलाऊं, मैं बात भी करूं, मैं अपनी लाइफ स्टाइल भी जीऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ एक ही होगा। या तो आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे या तो अपना मंजिल को पाओगे। मैंने कसम खाया था कि मेरा जब तक जॉब नहीं होगा तब तक मैं अपने गांव पे नहीं आऊँगा, और मैं नहीं आया। मेरा सफल होने के बाद ही मैं आया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गांव पे जाऊंगा तो फिर मैं वही दुनिया में दोबारा चला जाऊंगा, मैं वही ज़िंदगी में जीने लगूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने हंसना छोड़ दिया था। मेरे पापा फर्स्ट टाइम मुझे बोले कि मतलब बर्थडे मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन वो बर्थडे विश किया, मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया। मैंने बोला कि जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी दिन मैं बर्थडे मनाऊँगा, मैं होली मनाऊँगा, दिवाली मनाऊँगा, दुर्गा पूजा मनाऊँगा। मेरे ये सारा त्यौहार उसी दिन होगा जब मेरा ज्वाइनिंग आएगा। तो मैं पूरे 1 साल तक ले तैयारी के दौरान मैं नहीं होली मनाया, ना दिवाली मनाया, ना ही छठ पूजा में घर आया, ना दुर्गा पूजा में आया, ना ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो जाते जाते एक और सवाल बता दीजिए कि आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है, या सीक्रेट है, आप नहीं बताना चाहिए? आपका अभी पोस्टिंग कहाँ हुआ है? जी, बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ौज के लिए सब कुछ सीक्रेट होता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि मेरा पोस्टिंग कहाँ हुआ है। लेकिन आने के बाद कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो आपके लिए लाएं, क्योंकि मेरा फर्स्ट पोस्टिंग है। मैं बॉर्डर के हालात ज़्यादा नहीं जानता हूं, तो मैं आपको बॉर्डर का कुछ वीडियो लाऊंगा और बॉर्डर के बारे में कुछ बताऊंगा कि ट्रेनिंग के से अलग क्या था बॉर्डर पे, जो मुझे वहां सीखने को मिला। क्योंकि मैं इतना तो बता पाऊँगा कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर जा रहा हूँ और मेरे सामने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान रेंजर हैं, उनसे मुकाबला हुआ, और मेरा सपना भी यही है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे रहूं। तो अभी हमारे साथ फौजी अभिजीत सिंह थे, जिनको आपने सुना और अपने बारे में बचपन से लेके अब तक के सफ़र के बारे में बताया कि कैसा इनका सफ़र रहा, और युवाओं को, देश के युवा को, खास करके अपने गांव के युवाओं के बारे में प्रेरणा दी कि कैसे तैयारी आप कर सकते हैं, कैसे आप सफल हो सकते हैं। तो आपने सुना, और कुछ दिनों में इनको अपने कर्म भूमि पे लौटना है, तो अगर वहाँ से आते हैं तो इनसे और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहारी बात। धन्यवाद।